नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और इस क्लास में हम बात करेंगे आज विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण। ये पेपर आपका 70 अंकों का होगा साथियों। इस पेपर में आपको पास होने के लिए 28 अंक की आवश्यकता होगी और ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा। सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए है और ये हमारे पेपर नंबर दूसरा पेपर है ये द्वितीय प्रश्न पत्र विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण, जिसका मैं आपको सेकंड गैस मॉडल पेपर बता रहा हूँ और इसी पेपर का पहला मॉडल पेपर आपको रिकॉर्ड कर दिया है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सम्मिलित संसाधन कितने थे? तो ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। 16 संसाधनों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा संविधान को किस सूची में शिक्षा को किस सूची में जोड़ा गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, शिक्षा को 42वें संशोधन में जोड़ा गया था 1977 में, और किस सूची में जोड़ा गया था? समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1958 में। क्या आंसर होगा इसका? 1958। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा में समाचार पाठन हेतु प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है? प्रार्थना के समय आपको प्रतिदिन समाचार पत्र जब हम पढ़ते हैं तो उसका समय निर्धारित याद रखना 3 मिनट। कितने समय? 3 मिनट अखबार बाँचना चाहिए प्रार्थना सभा में। अगला क्वेश्चन है, नीति शास्त्र खाली स्थान का विषय क्षेत्र है। नीति शास्त्र किसका विषय क्षेत्र है साथियों? तो ये दर्शन का विषय है। ठीक है, नीति शास्त्र दर्शन का विषय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। इसमें संदेह नहीं है कि शिक्षा के स्तर की जितनी भी बातें प्रभावित करती है उनमें शिक्षक की गुणवत्ता, क्षमता व दक्षता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है साथियों? याद रखेंगे, आंसर होगा आपका शिक्षा आयोग का। ऑप्शन बी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि की विशेषता कौन सी है? तो ये सभी विशेषताएं वैज्ञानिक विधि की होती हैं, वस्तुनिष्ठता, निश्चयता, सामान्यीकरण। उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां। समूह में जो अंक सबसे अधिक प्रचलित है या लोकप्रिय है वह क्या कहलाता है? तो उसको हम कहेंगे बहुलक या बहुलांक। एक ही बात है, चाहे बहुलक कहो या बहुलांक कहो, एक ही बात है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। राजकीय एवं निजी विद्यालयों के वित्तीय संसाधनों में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन अच्छा है। राजकीय विद्यालयों में वित्तीय शासन द्वारा वित्तीय व्यवस्था शासन के द्वारा की जाती है, जबकि निजी विद्यालयों में जो वित्तीय व्यवस्था की जाती है वो किसी संचालक के द्वारा की जाती है। प्राइवेट विद्यालय जो होते हैं उनमें तो कोई मालिक होता है, उसके द्वारा की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनमें राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार या प्रशासन के द्वारा सुविधाएं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के निर्माण में समुदाय की क्या भूमिका है? पाठ्यक्रम के निर्माण में समुदाय की भूमिका देखिए। समुदाय प्रस्तुत पाठ्यक्रम की समालोचना करके उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए जनमत तैयार करती है। वह अपने विचार संबंधित शिक्षाविदों को भी प्रेषित करती है। क्वेश्चन नंबर 11वां, पाठ्य सहगामी क्रियाएं किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम से हटकर की जाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती हैं। अब ये क्रियाएं पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। आजकल इन सभी सहगामी क्रियाओं को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के आधारभूत या मूलभूत संकेतक कौन कौन से हैं? तो 3 आपको याद रखना है। पहला है विद्यालय का ध्वज यानी विद्यालय झंडा, दूसरा है विद्यालय की यूनिफॉर्म, और तीसरा है विद्यालय का लोगो या फिर उसका कोई संदेश वाक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। सार्वभौमिक मूल्य वे मानवीय मूल्य होते हैं जो प्रत्येक देश, संस्कृति, स्थान एवं समय पर समान रूप से लागू होते हैं। इनके परिणाम समान रूप से प्रकट होते हैं। अहिंसा, सत्य, प्रेम, शांति व सदाचार सभी सार्वभौमिक मूल्य हैं।
अगला क्वेश्चन है 14वां, एक शिक्षक के लिए आवश्यक कोई 3 व्यक्तिगत गुण बताइए। तो भैया 3 व्यक्तिगत गुण कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम स्वास्थ्य, दूसरा है सामाजिकता का गुण और तीसरा है उत्तम चरित्र। क्वेश्चन 15वां है, प्रायोगिक अनुसंधान के कोई 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो आपको पहला तत्व याद रखना है नियंत्रण, दूसरा है हेरफेर, तीसरा है अवलोकन और चौथा तत्व है पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को चक्रीय क्यों कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक अनुसंधान को चक्रीय क्यों कहा है? किसने? स्टीफन एम कोरे ने। क्रियात्मक प्राकल्पना के परीक्षण में बार बार होने की व्यवस्था होने तथा वांछित परिणाम प्राप्त होने तक इस चक्रीय के चलते रहने के कारण स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को चक्रीय कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, गार्गी पुरस्कार योजना क्या है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 को किया गया था बालिकाओं के लिए। इस योजना के अंतर्गत जिस लड़की की 10वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त हों या फिर और सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने के दौरान उनको 3,000 रुपये की राशि 11वीं में तथा 3,000 रुपये की राशि 12वीं कक्षा में दी जाती है। तो 11 जो अपना गार्गी पुरस्कार है उसमें टोटल राशि कितनी मिलती है? 6,000 रुपये। किन को मिलेगी? लड़कियों को। कब मिलेगी? जब उनकी कक्षा 10 में 75% हो या इससे अधिक हो। तो उनको 2 किस्तों में ये राशि मिलती है 3,000 प्लस 3,000। ठीक है, एक बार तो 11वीं कक्षा में होगी तब और दूसरी बार 12वीं में होगी तब। अगला क्वेश्चन है, डाइट का पूरा नाम और इसके कोई 2 कार्य लिखिए। तो डाइट का पूरा नाम देखिएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट का कार्य सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा यानी DLED जो होता है, BSTC जिसको हम बोलते हैं, उसका NCERT के मानदंड के अनुरूप राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आयोजन करना। दूसरा काम है जिले में शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं का निर्माण कर उनको लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान क्या क्या हैं? तो आपको मैं 7 सोपान बता रहा हूँ साथियों। ऐतिहासिक अनुसंधान के अनुसंधान कई प्रकार के हैं, उनमें से हम ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान पढ़ रहे हैं। पहला सोपान यानी चरण है, पहला स्टेप शोध समस्या शीर्षक का चयन एवं कथन। दूसरा स्टेप है दत्त संग्रह स्रोत निर्धारण प्राथमिक एवं गौण स्रोत। तीसरा स्टेप है दत्त संग्रह में पुस्तकालय अध्ययन व लेने की विधि। चौथा है संग्रहित दत्तों की प्रामाणिकता एवं वैधता बाह्य एवं आंतरिक आलोचना। पांचवा है दत्त प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण। छठवां है दत्त व्याख्या यानी दी गई व्याख्या निरूपण एवं निष्कर्ष। और सातवां है संपूर्ण कार्य प्रक्रिया एवं मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां, देखिए नीति शास्त्र का समाज व संस्कृति से क्या संबंध है? तो देखेंगे नीति शास्त्र का सामाजिक स्वरूप। प्रत्येक समाज 3 प्रमुख नैतिक मूल्यों के अभाव में जीवित नहीं रह सकता कभी भी। तो वो 3 मूल्य कौन कौन से? एक तो प्रेम, दूसरा सहानुभूति और तीसरा सहयोग। इनके बिना कोई भी समाज में नैतिक मूल्य स्थापित नहीं कर सकती। नीति शास्त्र का सांस्कृतिक स्वरूप कैसा है? भारत में विविध धर्म व संस्कृति के लोग रहते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सांस्कृतिक सहिष्णुता। ठीक है, नीति शास्त्रों में इस मूल्य के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं की रचना इस प्रकार से की जाए कि विभिन्न संस्कृतियों के परिवेश में पहले मनुष्यों में पारस्परिक सांस्कृतिक सहानुभूति या सहिष्णुता का भाव जागृत हो। अब आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है 21वां, देखेंगे आप। विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है? ये अपनी रीट में भी है साथियों। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC, ये अपने रीट में भी है टॉपिक, ध्यान रखना शैक्षिक परिदृश्य मुख्य परीक्षा में। तो विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है, इसके कार्य और इसके उद्देश्य बताइए। RTE 2009 के अनुसार ही
राज्य के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। विधेयक की धारा 21 की मंशा के अनुसार विद्यालय में यह समिति 2 रूपों में गठित की गई। पहली समिति का नाम है निर्णयन गठन समिति और दूसरी समिति का नाम है कार्यकारी समिति। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 में एसएमसी का गठन किया गया है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, रीट में भी। अब हम बात करते हैं एसएमसी के उद्देश्य, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य, दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों की चौपट होती हुई पढ़ाई को सुधारना। दूसरा है बच्चों का विद्यालय से पलायन रोकना। तीसरा, नामांकन में वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करना। ये सब एसएमसी के उद्देश्य। स्कूल समुदाय संबंध सुधार हेतु सक्रिय प्रयास सुनिश्चित करना। पांचवा है सरकार के द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण जानकारियों के नए देने की इच्छा व औपचारिकता पूरी करना। और छठवां है राज्य सरकार एवं शिक्षक संगठनों की भूमिका सुनिश्चित करना। अब एसएमसी के कार्य आपको याद रखने। पहला काम देखिए, सामान्य जनता को आरटी 2009 में प्रदत्त बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना। विद्यालय में अध्यापक व बालकों की उपस्थिति दर्ज कराना। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के विद्यालय में नामांकन एवं इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। चौथा कार्य, विद्यालय में मिड डे मील पर निगरानी रखना। पांचवा कार्य है विद्यालय की आय व्यय का लेखा जोखा रखना। छठवां कार्य, विद्यालय के विकास हेतु योजना तैयार करना और उनको क्रियान्वित करना। सातवां कार्य है एसएमसी का समय समय पर बालकों के स्वास्थ्य की जांच करवाना। आठवां कार्य है विद्यालय में छात्रों को पोशाक उपलब्ध करवाना, पोशाक यानी ड्रेस। विद्यालय में उचित संसाधनों की व्यवस्था करवाना और उनकी देखभाल करना। और 10वां है विद्यालय में खेल की सुविधा उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 22वां। भारत में प्रबंधन की दृष्टि से किस प्रकार के पब्लिक स्कूल संचालित हैं और भारतीय पब्लिक स्कूलों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए भाई, भारत में भी ब्रिटिश काल में पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजियत के प्रभाव से इंग्लैंड के रुकबी और हेरा ईटन पब्लिक स्कूलों के अनुसार कुछ पब्लिक स्कूल खोले गए। 1927-28 में इंडियन पब्लिक सोसाइटी की स्थापना की गई। याद रखना, इंडियन पब्लिक सोसाइटी की स्थापना 1927-28 में। भारत में प्रबंध की दृष्टि से पब्लिक स्कूल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है पुराने प्रकार के स्कूल यानी पुराने स्कूल। दूसरा प्रकार है सैनिक स्कूल और तीसरे स्कूल होते हैं धार्मिक। अब भारतीय पब्लिक स्कूलों की विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है ये विद्यालय आवासीय होते हैं, हॉस्टल सुविधाएं होती हैं। अध्ययन के साथ साथ छात्रों को हॉस्टल मिलता है, छात्रावास मिलता है। ये विद्यालय साधन संपन्न होते हैं, इनमें कोई कमी नहीं होती, सब प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। इतने बड़े भवन भी इतने बड़े सुसज्जित होते हैं। विद्यालय परिसर में खेल के मैदान, सभा स्थल, तरणताल, स्विमिंग पूल, म्यूजिक आदि की पूरी व्यवस्था होती है। कई विद्यालयों में तो घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। ये विद्यालय बहुत ही ज़्यादा खर्चीले होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इस कारण इनमें केवल अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन विद्यालयों में अध्ययन करना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। प्रतिष्ठा माना जाता है भाई उस स्कूल में बच्चा हमारा पढ़ रहा है। इसलिए कई अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अपने बालकों को ये इनमें प्रवेश नहीं दिला पाते। 5वां है ये विद्यालय सरकार से किसी भी प्रकार का कोई अनुदान या सहायता नहीं लेते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय होते हैं, इसलिए इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। इन विद्यालयों में नवीनतम परीक्षणों की सुविधा तथा व्यवस्था होती है। इन विद्यालयों का माध्यम अंग्रेजी होता है, इंग्लिश मीडियम होते हैं ये। यद्यपि हिंदी विषय का भी पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों में क्या संबंध है, समझाइए। तो देखेंगे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 14वें संस्करण में शिक्षा की परिभाषा दी गई है। क्या दी है कि शिक्षा समाज के वयोवृद्ध लोगों का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वे आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन अपने आदर्शों के अनुरूप ढालते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में एक भाषण देते हुए कहा कि जो शिक्षा विद्यार्थियों में सिंह के समान
सांस न भर सके, उसे संसार के झंझावत से आगे बढ़ने की शक्ति ना दे सके, भला वे कोई शिक्षा है? नैतिक शिक्षा का समन्वय किए बिना ये कभी भी दूर नहीं हो सकती। उचित शिक्षा विधान द्वारा ही किसी समाज में मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। यहाँ शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण अनौपचारिक, औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा को लिया गया है। शिक्षा के अभाव में उचित मूल्यों का शिक्षण नहीं हो सकता। इसके विपरीत बदलते मूल्यों ने शिक्षा को भी प्रभावित किया है। चूँकि मूल्य एवं शिक्षा दोनों का संबंध मानव व्यवहार से होता है, इसलिए इनमें आपस में गहरा संबंध है। शिक्षा के द्वारा छात्रों में नैतिक विकास कैसे होगा? प्राथमिक, मिडिल एवं माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त नैतिक मूल्यों की पहचान करने के बाद विभिन्न शैक्षिक एवं सह शैक्षिक विद्यालय गतिविधियों के माध्यम से इन मूल्यों को रोपित करने का उपकरण बनने के लिए तैयार करना जरूरी है। वास्तव में स्कूल के प्रत्येक विषय, प्रत्येक गतिविधि में नैतिक मूल्य शामिल होने चाहिए। स्कूल के वातावरण और शैक्षिक वातावरण में इस प्रकार से सुधार किए जाने चाहिए कि बच्चों को खूब अनुभव प्राप्त हो सके। नैतिक मूल्यों के तत्वों को प्रत्येक कदम में उपयुक्त ढंग से जोड़ने के लिए निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला है जानकारी, दूसरा है निर्णय निर्माण, तीसरा है विश्वास निर्णय, चौथा है कार्रवाई और पांचवा है आत्मसात। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्रिया अनुसंधान से यानी क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं? क्रिया अनुसंधान के सभी सोपानों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान की कार्य पद्धति के विभिन्न सोपान, या फिर लघु विधि, कल्पित विधि के द्वारा समांतर माध्य विधि को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है भाई, कि कल्पित माध्य विधि के द्वारा समांतर माध्य की गणना कैसे की जाएगी। अब देखिएगा उत्तर आपको, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द क्रिया और अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात कार्य करते हुए खोज करना, अनुसंधान करना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले स्टीफन एम कोरे ने किया था। ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का जो प्रयोग किया था वो स्टीफन एम कोरे ने किया। इसके आपको चरण याद रखने। पहला चरण आपको मैं बता रहा हूँ, हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं छोटे क्वेश्चनों में, तो बड़ा भी देख लीजिए। पहला चरण है समस्या की पहचान करना। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान समस्या से संबंधित क्षेत्र को पहचानना होगा कि वो समस्या किस क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा है समस्या का विशिष्टीकरण। समस्या के क्षेत्र एवं समस्या का अभिज्ञान कर लेने के बाद दूसरा सोपान समस्या के विशिष्टीकरण का है। समस्या के विशिष्टीकरण का अभिप्राय समस्या से संबंधित पदों का सावधानीपूर्वक समस्या को भाषाई रूप देते हुए सूचक्र करने का होता है। तीसरा सोपान है समस्या के कारणों का विश्लेषण। यह क्रियात्मक अनुसंधान का तीसरा चरण है, जिसमें समस्या के अभिज्ञान, परिभाषीकरण के माध्यम से उसका विशिष्ट स्वरूप हो जाता है तथा समस्या से संबंधित कारणों का विश्लेषण भी किया जाता है। चौथा चरण देखिए, क्रियात्मक प्राकल्पना का निर्माण करना। समस्या से संबंधित का समस्या से संबंधित का प्रमाण सम्मत विश्लेषण करने के बाद ये सोपान आता है चौथा, क्रियात्मक प्राकल्पना का निर्माण। क्रियात्मक प्राकल्पना दो शब्द होते हैं इसमें, जिसका तात्पर्य है समस्या के अस्थायी समाधान बताने वाले ऐसे कथन से है जिसमें क्रिया निर्देशित हो। पांचवा स्टेप है क्रियात्मक प्राकल्पना के परीक्षण हेतु कार्य योजना बनाना। तो उसके लिए निम्न बिंदु काम करते हैं, जैसे पूर्व परीक्षण, क्रियान्वयन, उत्तर पुस्तिका या उत्तर परीक्षण या दत्त विश्लेषण, दिए गए विश्लेषण। छठवां है क्रियात्मक प्राकल्पना को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करना। सातवां स्टेप है यदि पहली क्रियात्मक प्राकल्पना अस्वीकृत की जाती है तो दूसरी क्रियात्मक प्राकल्पना का परीक्षण करना चाहिए। और आठवां है प्रतिवेदन लेखन। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान प्रतिवेदन लेखन है। प्रतिवेदन किसी भी अनुसंधानकर्ता या अनुसंधान कार्य का महत्वपूर्ण और उपयोगी भाग है। आधारभूत अनुसंधान व अनुपयुक्त अनुसंधान की भांति क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिवेदन बहुत ही शास्त्रीय नहीं होता है। हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका 25वां। देखिए
एक शिक्षक के व्यक्तित्व को कौन कौन से प्रेरक तत्व होने चाहिए जो छात्रों, अभिभावकों और समाज दोनों को प्रेरित कर सकें? या फिर शिक्षक अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए किन किन से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है ये। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रेरक तत्व याद रखना है। पहला है कि स्वयं के आदर्श शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, देखिए विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कई शिक्षक हमारे लिए आदर्श साबित हुए हैं। उनके आदर्श रूप, व्यवहार, कार्यशैली हमारे लिए प्रेरणा का कार्य बनती है। बालक चंद्रगुप्त गुरु चाणक्य को आदर्श मान करके सारी चीज़ें ग्रहण की और सम्राट बन गया। दूसरा है महान पुरुष व महान शिक्षक कैसे बनना है। इतिहास साक्षी है कि अनेक महापुरुषों व सर्वमान्य शिक्षकों ने शिक्षक के व्यक्तित्व को संवारने के लिए प्रेरक तत्वों के रूप में कार्य किया। महापुरुषों के रूप में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि जाने जाते हैं। तीसरा है अध्ययन सामग्री। पाठ्य सामग्री में या अध्ययन सामग्री में आदर्श व्यक्तित्व के धनी के रूप में प्रकट हुए शिक्षक के चरित्र को आधार मानकर या आधार बनाकर प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। सत्य साहित्य में पौराणिक आख्यानों और चारित्रिक कथा प्रसंगों में ऐसे शिक्षकों की छवि को अपनाते हुए शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। चौथा है अनुशासित एवं सद्व्यवहार वाले विद्यार्थी। शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्वों में वे विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं जिनको पाकर शिक्षक स्वयं को धन्य मानता है और उन्हें सद शिक्षा देने हेतु संकल्पित हो जाता है। उसके बाद है समाज की प्रशंसा, समाज के द्वारा प्रशंसा। शिक्षक के कार्य को मान्य ठहराने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य समाज का होता है। समाज के द्वारा प्रशंसित शिक्षक का कार्य शिक्षण कार्य एवं व्यवहार अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरक का तत्व बने जाता है। तो ये अपना पेपर होता है पूरा। साथियों, आप लोग इसको पूरा पढ़ना है, एक बार फिर रिवीजन करना और आगे देखते रहिए अगले मॉडल पेपरों को। सबके सब प्रश्न यहाँ से ही आएंगे सब, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। थैंक यू सो मच।